साथियों, आज 7वां लेक्चर है और आज का विषय है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इसमें हम 4 बातों पर चर्चा करेंगे: राजनीतिक समावेश, सांस्कृतिक समावेश, आर्थिक समावेश और शैक्षिक समावेश। इसकी ख़ास कंटेक्स्ट है पिछले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें हमने देखा कि जुनून सा सवार था। एक तो पुलवामा बालाकोट की घटना घट गई थी तो उसकी वजह से था, और दूसरा कुछ ऐसे हौसले बुलंद हो गए थे कि असली मुद्दों को दबाने के लिए जुनूनी कैडर दंगाइयों का जगह जगह एक्टिव था और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैंपेन करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो हमारे दिमाग में था कि राजनीति का नया प्लैंक क्या हो, और राजनीति के साथ साथ हमारे सामने जो अलग चुनौतियाँ हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम क्या करें। तो ये जो 4 बातें मैंने आपके सामने रखी, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंक्लूजन की, इन चारों की जो मेन स्ट्रीम्स हैं, मुख्य धाराएं हैं, उससे जो लोग हाशिए पर हैं, एक तो हम उसकी शिनाख्त कर लें और ये समझ लें कि ये चारों धाराएं आज कंट्रोल या इन्फ्लुएंस्ड हैं कॉरपोरेट वर्ग के से, और उनके नीचे ज़मीनी स्तर पर दंगाइयों का बहुत बड़ा संगठित कैडर है। और साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक सोच ने इन रईस तबकों के अलावा आम लोगों में भी अपना असर डाल लिया है। इसके अलावा देश की जो छात्र राजनीति है, वामपंथी राजनीति है, मध्यमार्गी राजनीति है, उस पर हमला हो रहा है। लिहाजा ये राजनीतिक बहिष्कार है, एक तरीके से राजनीति की मुख्य धारा से सारे के सारे हाशिए पे चले जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला मुद्दा है वो है राजनीतिक समावेश। इसमें मुख्य रूप से किसान, मजदूर, दस्तकार, महिलाएं, माइनॉरिटीज़, दलित और आदिवासी मोटे तौर पर आते हैं। किसानों की मजबूरी ये है कि उनका असली मुकाबला तो मंडी से है, जहाँ पर उनका माल मिट्टी मोल दाम पे बिकता है। और गांव में संसाधन, ज़मीन का संसाधन जरूर उनके पास थोड़ा सा है, लेकिन चूँकि मशीनों वगैरह से खेती होने लगी है तो पूरे समय का रोज़गार खेती के ज़रिए मिलता नहीं। तो ये संकट तो गांव के अंदर ही है उनको। तो इसके लिए हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन सूरत यह है कि जितने किसान संगठन हैं, इन सवालों पे कभी कभी मांग तो उठा देते हैं कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए इस वगैरह पे, लेकिन बहुत हल्का सा जज्बाती मुद्दा कहीं उछल जाता है तो बहक जाते हैं। यहाँ तक कि अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम किसानों के खाते में 2000 रुपये डालेंगे, और वोटों का जो वोट पड़े उनका रुख बदल गया। तो ये संगठन बड़े कमज़ोर हैं, ये असली सवालों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी एक समग्र दृष्टि इनकी नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा इस रास्ते पे जाने के लिए, अगर हम ग्राम पंचायतों के हकों को अपना मुद्दा बना लें। तो किसान संगठन, मजदूर संगठन, खासतौर से असंगठित क्षेत्र के मजदूर संगठित ही नहीं है, ये संगठन अपने सामने एक मुद्दा ग्राम पंचायतों का हक हासिल करने का रखें। उसका पहला हक होगा नागरिकता रजिस्टर मेंटेन करना। अभी मेंटेन करती हैं, जन्म मृत्यु रजिस्टर ग्राम पंचायतें मेंटेन करती हैं। उनको सिर्फ इतना कहना है कि सरकार जो एनआरसी का हल्ला मचा रही है या एनपीआर का हल्ला मचा रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, काफ़ी है। ग्राम पंचायत का रजिस्टर, उससे सच्चा कोई रजिस्टर हो नहीं सकता। और अगर आपने उसकी अनदेखी की तो आप अधिकारियों पर, सरकारी सबूतों पर डिपेंड करेंगे और लिहाजा उन अधिकारियों के चंगुल में फंस जाएंगे। दूसरा कि गांव सभाओं के पास जितनी जंगल और खदानें हैं, उनका हक दरअसल ग्राम पंचायतों को है, और उनकी से सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है, जो आमदनी होती है, उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायतों को दिया जाए। तीसरी बात यह कि जो तहसीलें हैं उनमें
गांव के ज़मीन वगैरह के रजिस्टर मेंटेन होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। तहसीलों के बहुत सारे हक ग्राम पंचायतों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। और बड़ी बात यह कि जो छोटी मशीन आज हर जगह फैल गई है, ख़ासतौर से कपड़े के कारोबार में पावर लूम बहुत आगे आ गई है और वो छोटे पैमाने पर चल सकते, 2 लोग चला सकते हैं उसको। लिहाजा छोटी मशीन आधारित उद्योगों को गांव में पनपाया जाए और ख़ासतौर से जो अनाज पैदा होते हैं उनका जो पक्का माल बनता है, कॉर्नफ्लेक्स हुआ, सॉस हुआ, मसाले पिसे हुए, दलिया हुआ, बेसन हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें गांव में ही बनाई जाएं ताकि गांव के सब लोगों को पूरे वक्त का रोज़गार मिले, लड़के और लड़कियों दोनों को। इस पर हमने चर्चा भी की थी। अगला मसला है महिलाओं के सशक्तिकरण का। अभी क्या है कि ग्राम पंचायतों में कुछ जगहों पे रिजर्वेशन हो गया है लड़कियों के लिए कि लड़कियां उसमें चुनाव लड़ें, ग्राम पंचायत का वो रिजर्व हो गई उनके लिए। लेकिन ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर जगहों पे उनके हस्बैंड या उनका बेटा उसको राजनीति को कंट्रोल करता है, क्योंकि तिकड़म बहुत करनी पड़ती है गाँव में और गाँव से अधिकारियों से मेल जोल वगैरह, तो औरतें कम इफेक्टिव हैं। लेकिन क्षमता बहुत है औरतों में, और ख़ासतौर से हमें फॉलो करना चाहिए जेएनयू का मॉडल। जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव में लड़कियां लड़कों से बेहतर करती हैं, उनको हराती हैं, उनकी अध्यक्ष बनती हैं, सेक्रेटरी बनती हैं, क्योंकि वहाँ डिबेट होती है मुद्दों पे, और मुद्दों की डिबेट में लड़कियां हमेशा अव्वल रहती हैं। उसी तरीके से गांव की जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको हमें राजनीतिक और आर्थिक सवालों की समझ पैदा करनी है। ये गंभीर मसला है और इसमें हमें प्रायोरिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अल्पसंख्यकों का मसला काफ़ी गंभीर है। अल्पसंख्यकों के साथ बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि आज वो अगर उनकी लिंचिंग हो जाए या उन पे घर जला दिए जाएं या दंगा उनके खिलाफ भड़का दिया जाए, तो उनमें अपनी सच्ची बात को कहने की ताकत बहुत कम बची है। चुनाव जीतना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। पूरे लोकसभा की और विधानसभा की, पूरे देश की अगर आप सूरत देखें तो मुसलमानों की आबादी 15% है, लेकिन इन संस्थाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन बामुश्किल 3 से 5% के बीच में है, तो वो तो बहुत ही कम है। और चुनाव जीतना इस वातावरण में बड़ा मुश्किल। लेकिन राजनीति का एक दूसरा रूप भी है। अगर आप चुनाव में सीधे खड़े ना हो सके तो कोई बात नहीं, जो कानून आपको गलत लगे उनके खिलाफ आप सत्याग्रह करें। ये ताकत हर कमज़ोर से कमज़ोर तबके में भगवान ने दी है और इसी ताकत को उनको खड़ा करना है। बोलो, अभी जो नागरिकता का सवाल पर सत्याग्रह किया वो हमारे सामने एक मिसाल है, उस पर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि किसान मजदूर संगठनों में मुसलमानों की भागीदारी अभी भी है, लेकिन उनको और मजबूत करनी है, बड़ी तादाद में शरीक होना है, ताकि उन आंदोलनों में वो अपना नेतृत्व या सहयोग दे सकें। राजनीतिक दलों में भी उनको अपनी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ तक दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ का मसला है, इनके लिए रिजर्वेशन तो है असेंबलीज, पार्लियामेंट और ग्राम पंचायतों में, लेकिन एक अलग से एलीट वर्ग निकल के आ गया इनमें से, जो इन चीज़ों को नियंत्रण तो कर लेता है, लेकिन जनता के सवालों को, आम दलितों के सवाल को, आम सफाई कर्मचारियों के सवाल को नहीं उठाकर नज़रअंदाज कर देता है। जिस पीरियड में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस पूरे पीरियड में इनका पूरा नेतृत्व खामोश रहा। हाँ, एक आध जगह जरूर, जैसे यूपी में मायावती ने और या कांसीराम ने अच्छा नेतृत्व दिया, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में उसी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अपने आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए ये लोग काम कर सकें। इसी में एक चीज़ मीडिया आती है। मीडिया बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है राजनीति में, और आज वो कॉरपोरेट वर्ग के नियंत्रण में है, सरकार के दबाव में है। नतीजा ये कि कोई भी पॉजिटिव इशू उठे, आंदोलन खड़ा हो, उसके लिए कवरेज ना के बराबर मिलता है। तो एक राजनीतिक लक्ष्य हमारा होगा कि मीडिया को इस चंगुल से आज़ाद करना। सांस्कृतिक समावेश में मुख्य दिशा तो ये होगी कि हमारे लिए अपने देश की संस्कृति को घृणा, भेदभाव और घमंड से आज़ाद करना है। जैसे लड़के लड़की का भेद परिवार के भीतर है, मैंने एक चर्चा में इस पर बात रखी थी
कि माता पिता क्या करें ताकि परिवार के अंदर ये भेद ख़त्म हो। गांव में जाति का भेद है और गांव में एक बात को ख्याल करने की ज़रूरत है। गांव की जो बड़ी जातियां हैं, ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण वगैरह, उनके संपन्न लोग तो शहरों में चले गए, लेकिन गांव के लोगों को प्रभावित करते हैं। वो इस तरीके की तिकड़म करते हैं ताकि गांव में जाति का द्वेष भड़क जाए। शहरों में मैंने कई जगह देखा है कि ऊंची जाति के लोग अपनी जाति से हटके भी शादियां ब्याह कर लेते हैं, लेकिन गांव में अगर कोई करता है तो उसके लिए ऐसी माहौल पैदा करते हैं, या तो उसका बहिष्कार कर दिया या पीट पीट के लड़के लड़की को मार डाला जाए। मैं समझता हूँ कि बड़ी जाति के जो मजदूर तबके के और छोटे किसान तबके के लोग हैं, ये लोग अन्य जाति वालों के प्रति दुर्भावना त्याग दें। वैसे भी उनमें दुर्भावना कम है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है वो ख़त्म कर दें और उनको नेतृत्व प्रदान करें। क्योंकि हमारे गांव का दलित लड़का या मुस्लिम बच्चा कोई अगर पढ़ने जाता है शहर में तो उसके लिए मकान किराए पे नहीं मिलते। मैं चाहता हूं कि गांव के जो सवर्ण लोग हैं वो मदद करें उनकी, ताकि वो शहर में जाके पढ़ लिख सकें। इस तरीके से गांव में हमें एकजुटता पैदा करनी, इसको हम सांस्कृतिक एकता कहते हैं। इसके अलावा गांव में जो ये रिवाज चल पड़े हैं ना बहुत सारे, रामायण के, भागवत के, मीलाद शरीफ के, उन रिवाजों को मजबूत किया जाए, लेकिन उनमें घृणा वाली तकरीरों को जगह न दी जाए। इसके अलावा हमारे मुल्क में कबीर हुए, गांधी हुए, ज्योतिबा फुले हुए, नानक हुए, वाल्मीकि, रविदास वगैरह वगैरह तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न टाइम्स में, इस ज़माने में जबकि विज्ञान और उद्योगों की वजह से आम आदमी हाशिए पर जा रहा है, उन्होंने उसके दुष्प्रभाव को कम करने की बातें लिखी, सत्याग्रह की बात लिखी। तो उनको अपन चर्चा का विषय बनाएं, वर्कशॉप करें। और एक बात और, गांव के लोग संस्कृति के सवाल पे समझ लें, गौरक्षा के नाम पर देश में नफरत और हिंसा की आंधी आई हुई है। पकड़ पकड़ के लोगों को मार डाला जाता है। आप समझ लें कि ये गाय आज अनइकोनॉमिक हो गई, क्योंकि बैल के लिए रोजगार नहीं है ट्रैक्टर और ट्रक आने से, और ट्रैक्टर और ट्रक गरीब लोग नहीं लाए, इसके लिए व्यापारी लोग लाए जो इन दंगाइयों को चंदा भी देते हैं। यानी अजीब चीज़ है कि वही तो आप मजबूर करोगे किसान के लिए कि वो अपने बैल को क्या करे, आवारा छोड़े, और नहीं छोड़ता है, आवारा घर में बांध के खिला नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं, बच्चे तो भूखे मर रहे हैं तो क्या करेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि गांव के लोग विचार करें इस सवाल पर और इन दंगाइयों के चंगुल में ना फंसें। कम से कम लिंचिंग इस सवाल पर हरगिज ना होने दें, घमंड घृणा ना फैलने दें। आर्थिक समावेश की बात मैं कह चुका हूं, और उसके लिए किसानों को गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों को मजबूत करना है, और मंडी को मैं अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए कई बातें उनको करने की ज़रूरत है। इसमें दो बातें और जोड़ ली जाएं कि हमारे गांव की 100% ज़मीन सिंचित हो, यानी और हर खेत को बिजली मिले, ताकि ये जो दो तल्ले की अर्थव्यवस्था हमने देश में बना रखी है, गरीबों 85% लोगों की अर्थव्यवस्था अलग, जिनके हाथ में संसाधन बहुत ही कम, और पूरे संसाधनों पे कब्जा और बड़ी बड़ी उद्योगों पे कब्जा है ऊपर के 15% लोगों का। लिहाजा ये दो तल्ले की अर्थव्यवस्था को हम चुनौती दे सकें ताकि गांव अपने पांव पे खड़ा हो सके, सबको रोजगार मिले। और आखिर में एक बात शिक्षा के सवाल पर, हमारे सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, उनमें टेम्परेरी शिक्षक ना हो, परमानेंट टीचर्स हो, और हाई स्कूल के लिए बसेस का इंतजाम हो, कॉलेज में जाने के लिए बसेस का इंतजाम हो, ताकि गांव के लड़के लड़कियां शहर में जाके पढ़ सकें। आज 80% क्लासेस वो मिस करते हैं क्योंकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है। इसके अलावा वो पढ़ाई के कोर्सेज जिससे उनको रोजगार मिले या वो अपने उद्यमशीलता के बल पे अपने पांव पे खड़े हो सकें, उनको उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए कम फीस पर। और एक बात आखिर के, शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वातावरण घृणा और घमंड से आज़ाद रखा जाए। मैं समझता हूं कि इन बातों को अपन फोकस में रखेंगे तो अपन मुल्क के हर तबके को मुख्य धारा में लाएंगे और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।